दिव्या एक खुश मिजाज लड़की थी। दिव्या की शादी की चिंता अब अक्सर उसके माँ बाप को सताया करती थी, क्योंकि दिव्या को शादी ही नहीं करनी थी और बढ़ती उम्र को देखकर माँ बाप आए दिन दिव्या को शादी के लिए परेशान किया करते। ऐसे ही एक दिन दिव्या के लिए अमर नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अमर जो कि काफी पैसे वाला था, लेकिन एक कमी थी। अमर के सर पर थोड़े कम बाल थे और उसके कम बालों को देखकर दिव्या उसका मजाक बनाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी, आपको ये गंजू मिला था क्या? अगर शादी करने का इतना ही भूत सवार हो गया है तो कम से कम अच्छा लड़का तो ढूंढ कर लाओ। ये गंजा उठा कर ले आए। मुझे ना गंजे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगर मैं किसी गंजे से शादी करूंगी ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। आपने मेरे बाल देखे हैं, कितने लंबे और घने हैं। लोगों की कमी मत देखा कर। हरे लड़का बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा है, हर अच्छा खासा बिजनेस है। इसके बाल से तेरा पेट भरेगा क्या? खासियत देखनी है तो अच्छे तरीके से देख। ये बाल, नाक, आँख देखकर क्या साबित करना चाहती है? हाँ तो मेरी भी बात ना आप कान खोलकर सुन लो। मुझे भी शादी नहीं करनी। अगर सच में मेरी शादी करवाना चाहती हो ना तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाओ और उसके घर में ना सभी के बाल लंबे और काले घने होने चाहिए, तो ही शादी करूंगी। अजीब है, कैसी जिद है। पति तक तो फिर भी ठीक है, अब पूरे ससुराल वालों के बाल काले घने होने चाहिए, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है। मुझे नहीं पता माँ, शादी करूंगी तो ऐसे घर में, वरना नहीं करूंगी। अब देख लो आप कैसे मेरी शादी करवाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ससुराल ही गंजा मिल जाए तुझे। अक्सर यही होता है कि हम जो चाहते हैं ना वह हमें नहीं मिलता है। दिव्या अक्सर बालों के चक्कर में पता नहीं कितने रिश्तों को मना कर चुकी थी। उसकी इस हरकत से उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी माँ बाप अक्सर अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिव्या के लिए एक विपुल नाम के लड़के का बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है। दिव्या को विपुल और उसकी पूरी फैमिली पसंद आ जाती है। दरअसल विपुल की फैमिली में सभी के बाल काले और लंबे घने थे। ये देखकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद विपुल और दिव्या की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही एक दिन दिव्या की सास अंजलि दिव्या से बोलती है, अरे दिव्या बहू, घर का अच्छे से काम कर लेना। दरअसल हम शाम को मंदिर जाएंगे। आज शाम को मंदिर में बहुत बड़ी आरती होने वाली है। हर शादी के बाद हम पहली बार तुझे उस मंदिर में ले जा रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी घर का काम पूरा कर लेना। माँ जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं घर का सारा काम समय में कर दूंगी। ऐसे ही शाम को दिव्या की पूरी फैमिली, दिव्या की सास, दिव्या का पति और दिव्या की ननद विनीता, सभी लोग तैयार होकर कार में बैठकर मंदिर के लिए चले जाते हैं। घर आते आते काफी समय हो जाता है। अचानक से रास्ते में मौसम खराब हो जाता है और मौसम के खराब चलते उनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। जोर जोर से आंधी चल रही थी, जिस वजह से वे सभी लोग कार से बाहर आकर यहाँ वहाँ कैब का इंतजार कर रहे थे। आंधी बहुत ज्यादा तेज थी, जिस कारण दिव्या के ससुराल वालों के सर पर जो नकली बाल थे वे अचानक से उड़ जाते हैं। ये देखकर दिव्या हैरान हो जाती है कि उसकी सास, पति और नंद सभी लोग गंजे हैं। पूरे ससुराल ही गंजा था। तभी दिव्या उनसे बोलती है, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा, आप सभी लोग गंजे हैं और ये बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई क्यों? झूठ बोलकर मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप लोगों को क्या ही मिल गया? देख बहू, तू बिल्कुल गलत मत समझ। घर चल के मैं तुझे सारी बात अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद जरूर तुझे हमारी बात समझ आएगी। अरे अब तो घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे अब कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ और अब मैं कभी लौट के दोबारा नहीं आऊंगी।
झूठ बोलने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। शादी करनी थी तो सोच समझ कर बोलना था ना। ये नकली बाल लगाकर क्या साबित करना चाहते थे आप लोग? दिव्या अपने पूरे ससुराल वालों से नाराज हो जाती है और वह कैब करके अपने मायके आ जाती है। मायका आकर दिव्या अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसके बाद उसकी माँ उससे बोलती है, मानती हूँ कि उन्होंने झूठ बोला, लेकिन तूने उनकी बात न सुनी न समझी। आखिर ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उन्होंने तुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तू अपने ससुराल को यानी कि अपनी फैमिली को सिर्फ एक बाल न होने की वजह से छोड़ कर आई है? ये तो गलत बात है ना बेटा। अगर मैं गंजी हो जाऊंगी तो क्या तू मुझे भी छोड़ देगी? माँ, आप मेरी माँ हो और मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। और दूसरी बात, आपको मैंने शुरू से बोला था कि अगर इस बीच आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन उन्होंने तो हमसे झूठ बोला ना, झूठ बोलकर शादी की है। अगर सच बता देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। अब तू खुद सोच, उनके गंजेपन से तो उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई। उनका गंजापन देखकर कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो रहा होगा। सिचुएशन को समझने की कोशिश कर। एक रिश्ता जोड़ने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। और मेरी बात मान तो अपने ससुराल वापस चली जा। नहीं माँ, मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वह अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी कि ससुराल वाले उसे बार बार फोन करते हैं, लेकिन वे उनका फोन नहीं उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन दिव्या की पूरी फैमिली उसके मायके आती है और मायके आने के बाद दिव्या की सास उससे माफी मांगते हुए बोलती है, अरे अरे ये क्या लाल बंदरिया कहाँ से आ गई? अरे तू कितना भी मेकअप लगा ले कभी भी सुंदर नहीं लगेगी, बल्कि और मजाकिया लग रही है। माँ जी, आपको तो हमेशा मजाक ही नजर आती हूँ मैं। कभी बंदरिया लगती हूँ, कभी कुछ लगती हूँ। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, आप लोगों को मैं कभी अच्छी नहीं लगी। हमेशा मेरा मजाक बनाते रहते हो। दीदी भी तो मेकअप करती है, लेकिन आप तो उनकी बहुत तारीफ करते हो। वही मेकअप जब मैं करके आई तो आप मेरा मजाक बना रही हो। असली खूबसूरती मेकअप से नहीं, व्यवहार से होता है और मन में होता है। नंदिनी मन से बहुत अच्छी है और सबके बारे में सोचती है। उसके अंदर किसी को लेकर कोई जलन या फिर नफरत की भावना नहीं है, जो हमेशा उससे जलती रहती है। इसलिए तू उसकी जैसी नहीं है। जिस दिन तू जलन की भावना मन से दूर कर देगी, उस दिन तू भी सुंदर हो जाएगी। तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के सर के बाल की आहुति देनी पड़ेगी। बालों में कुछ दोष होने के कारण तुम्हारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जैसे ही तुम बालों की आहुति दोगी, उसके कुछ ही समय बाद तुम्हारे बेटे का रिश्ता लग जाएगा और शादी भी हो जाएगी। शादी होने के बाद तुम्हें एक बार अपनी बहू को इस मंदिर में लेकर आना होगा। उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। बस यही कारण था कि हम सब गंजे हो गए और सर पर नकली बाल लगाकर हमें समाज का सामना करना पड़ रहा था। और शादी होने के बाद मैं तुझे मंदिर लेकर गई और उसी दिन हमारा राज खुल गया। सारी बातें सुनने के बाद दिव्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे अपनी सास से माफी मांगती है, जिसके बाद दिव्या अपनी सास के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। कविता और संचिता दोनों देवरानी जेठानी थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद और घरेलू कलेश होने के कारण दोनों अलग अलग रहती थी। कविता का पति प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, जिससे उसके घर की आर्थिक हालत कुछ खास नहीं थी। तो वहीं संचिता का पति एक सरकारी नौकरी करता, जिससे उसके घर के हालात बिल्कुल सही थे। ऐसे ही एक दिन कविता की बेटी प्रिया अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो स्कूल में ना टीचर ने आज मुझे खड़ा रखा था, पूरी क्लास में अकेले खड़ी थी। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी, जल्दी बता क्या किया था तूने। नहीं माँ, मैंने कोई शैतानी नहीं की। टीचर ने मुझे इसीलिए खड़ा करा था क्योंकि स्कूल में फीस जमा नहीं हुई है। सबकी फीस जमा हो गई, बस मेरी रह गई है, इसीलिए उन्होंने मुझे आज खड़ा कर दिया। अरे तो खड़ा क्यों किया? और आज मुझे फीस के लिए बोला उन्होंने, आज ही तुझे खड़ा कर दिया? हाँ
नहीं माँ, टीचर मुझे 1 हफ्ते से फीस के लिए बोल रही है, लेकिन अभी पापा को सैलरी भी नहीं मिली और घर में पैसे भी नहीं है ना, तो इसीलिए मैं आपको ये बात बता नहीं रही थी। अरे मेरे बच्चे, तू मुझे एक बार बोल तो देती। मैं बहुत अच्छी किस्मत लेकर आई हूँ जो मुझे तेरी जैसी बेटी मिली। अब तू चिंता मत कर, कल ही तेरी फीस जमा करूंगी मैं। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी तेरी। कविता अपनी बेटी से फीस जमा करने का कह तो देती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फीस कहाँ से जमा करे। ऐसे शाम को कविता एक सुनार की दुकान पर जाती है, जहाँ वो अपने सोने के बाली गिरवी रख देती है। भाई साहब, आप मेरे ये सोने की बाली गिरवी रख लो और जो कुछ पैसे बने वो मुझे दे दो। दरअसल मुझे बहुत जरूरी है अपनी बेटी की फीस जमा करनी। तभी वहाँ संचिता भी आती है, जो कि खुद के लिए सोने के झुमके खरीद रही थी। कविता की बातें सुनकर संचिता उसे ताने देते हुए बोलती है, अरे कविता, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है तो अपनी बेटी को किसी सरकारी स्कूल में डाल देना। आज अपनी बेटी की फीस जमा करने के लिए तुझे अपने सोने की बाली गिरवी रखनी पड़ रही है। आगे जाकर ऐसा ना हो कि तेरे पास जो भी छोटा मोटा घर है वो भी बिक जाए। इसीलिए कहते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी। मैं चादर के बारे में नहीं सोचती। जितने लंबे मेरे पैर होंगे या फिर मेरा पैर जहाँ तक जाएगा उतना बड़ा ही चादर खरीदूंगी मैं। बेचारी संचिता उसका मुंह बन जाता है। यूं ही समय बीतने लगता है। अब बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे थे। कविता की बेटियां दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया करती, तो वहीं संचिता की बेटी जो कि हमेशा खेल कूद और मोबाइल फोन में लगी रहती है। कोयल बेटा, ये सब क्या है? एग्जाम सर पे है और तू दिन भर फोन में कार्टून देखती रहती है। अरे जरा अपनी उस गरीब बहन प्रिया को देख ले। गरीब है लेकिन तेरे से अच्छे नंबर लेकर आती है। तुझे सारी फैसिलिटी मिलती है, ट्यूशन और स्कूल दोनों की, लेकिन फिर भी तेरे नंबर बहुत कम आते हैं। अरे वो तो ट्यूशन भी नहीं जाती, अच्छे नंबर लाती है तेरे से फिर भी, और तेरा तो ट्यूशन जाने के बाद भी यही हाल है। मम्मी, आपको ना चीजों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं और आपको चिंता मत करो। मैं ना उस गरीब से भी अच्छे नंबर लेकर आऊंगी और फर्स्ट आऊंगी पूरे स्कूल में, देख लेना। देख बेटा, कहीं ना कहीं हम एक ही फैमिली के लोग हैं और वो मेरी जेठानी है और मैं उसकी देवरानी। अगर उसकी बेटी अच्छे नंबर ले आई या फिर फर्स्ट आ गई ना तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हम ना कहीं उनसे हर चीज में बेहतर है, चाहे वो पैसों से हो या फिर लाइफस्टाइल से। और मैं नहीं चाहती कि हमारी सिर्फ एक इस चीज की वजह से ना हम उससे नीचे हो जाएं। मम्मा, मेरा नाम कोयल है, कोयल, और मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे ना अच्छे से पता है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी इस गरीब की औकात नहीं कि वो मेरे सामने टिक पाए। एग्जाम में फर्स्ट तो मैं ही आकर दिखाऊंगी आपको, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस गरीब को मुझे हमेशा अपने आप के नीचे ही रखना पड़ेगा। ये हुई ना बात, सच में तू मेरी ही बेटी है। और क्या, गरीब लोग सोचते हैं महंगे स्कूल में पढ़ने से वो हमारी बराबरी कर लेंगे क्या? हाँ, उस प्रिया की बच्ची को एक दिन उसकी औकात ना दिखा देना तो मेरा नाम भी कोयल नहीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब एग्जाम का समय आ जाता है। प्रिया पूरा मन लगाकर एग्जाम करती है, तो वहीं कोयल, जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो नकल के भरोसे एग्जाम देने गई थी। नकल करते वक्त कोयल पकड़ी जाती है। तभी उसे पूरी क्लास में खड़ा कर दिया जाता है और संचिता को फोन करके बुलाया जाता है। तभी टीचर मोनिका संचिता से कहती है, ये सब क्या है मिसेस संचिता? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों के बच्चे भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। I mean, उन क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है और कुछ ऐसे हैं जो सीखने की चाह रखते हैं, और एक आपकी बेटी है जो पता नहीं कौन से माहौल में रहती है, जिसे न जाने किस चीज का एटीट्यूड है। आजकल बच्चों को पता है कि टीचर उन पर हाथ नहीं उठा सकते, उन्हें पनिश नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। मैंने हमेशा पूरी क्लास को प्यार से पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। सारे बच्चे अच्छे से एग्जाम कर रहे थे, लेकिन आपकी बेटी ने क्या किया? पूरी क्लास में नकल करती हुई पकड़ी गई है। उसका रिकॉर्ड खराब हो चुका है पूरे स्कूल में, क्योंकि आए दिन उसकी शिकायतें ही आती रहती है। ऐसा हो नहीं सकता मैडम, मेरी बेटी चीटिंग कर ही नहीं सकती, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगा था। हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर क्लास में कैमरे अवेलेबल है, कोई किसी को फंसा ही नहीं सकता। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी कैमरा देख लो, उसमें आपकी बेटी साफ साफ चीटिंग करती हुई पकड़ी गई है और अपनी गलती मानने के बजाय वह हम पर बहस कर रही है। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है अपने स्कूल में। हाँ तो ठीक है मैडम, हमें भी अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं भेजना। और वैसे भी आपके स्कूल में पता नहीं कैसे गरीब लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता भी नहीं है कि ये गरीब लोग कैसे बुरे माहौल में पलते हैं, तो इनका बुरा असर तो पड़ेगा ही ना बच्चों पर।
आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने जो किया है ना, उससे आपकी बेटी को और आपकी इस बिहेवियर पर इस शहर में तो उसे कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अब जितना हाथ पैर मारना है आपको मार लीजिएगा। और रही बात अमीर और गरीब की, तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अमीर नहीं है और गरीब नहीं है, सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए बराबर है। और आपका कहा वो मैं अच्छे से समझ रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि वो स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, जो कि अपने पेरेंट्स की बात मानती है और टीचर की बात मानती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स की जरूरत है स्कूल को। जैसे आपकी बेटी है ना, ऐसे बच्चे स्कूल में ना ही आए तो बेहतर है। सबके सामने संचिता की बेइज्जती हो जाती है। संचिता कोयल को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद बच्चों का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में प्रिया पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। जो भी बात संचिता को पता चलती है, तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसने अपनी बेटी की परवरिश में कुछ ना कुछ तो कमी की है और उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि कोयल ने अपनी माँ से ही सीख ली है। बहुत सारे पैसे होने के बाद भी संचिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार नहीं सिखा पाती। रमेश एक गरीब परिवार से था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाई थी। क्योंकि रमेश सही से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी शादी नहीं करना चाहता था। पर आसपास के सभी रिश्तेदार रमेश की माँ को ताने देने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रमेश घर पर बैठा होता है, तभी उसकी मौसी आकर अपनी बहन चांदनी से कहती है, अरे चांदनी बहन, तुझे अपने बेटे की शादी करनी भी है या नहीं? तेरा बेटा 30 साल का होने वाला है, जब बुढ़ा हो जाएगा तब करेगी क्या उसकी शादी? अब तू ही बता, मैं रमेश की शादी कैसे करवा दूं? अरे वो तो अभी अपना खर्चा सही से उठा नहीं पाता, कल को उसकी पत्नी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? देख चांदनी, जब तक रमेश की शादी नहीं हो जाती वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा काबिल बन सके तो उसकी शादी करा दे। अगर और उम्र बढ़ी ना तो शादी भी नहीं हो पाएगी और सब अंकल अंकल कहने लगेंगे, वो अलग। चांदनी की बहन उसके कान भरकर चली जाती है। अब चांदनी रमेश को शादी करने के लिए मनाने लगती है और आखिरकार रमेश शादी करने के लिए मान जाता है। रमेश के हाँ करते ही चांदनी बिना कोई देरी किए अपनी बहन को घर बुलाती है और उसे लड़की ढूंढने की बात करती है। दीदी, मैंने ना बड़ी ही मुश्किल से रमेश को तैयार किया है शादी के लिए। अब तुम कोशिश करना कि कोई अमीर लड़की हो जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के पैसे भी हमें देगी, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाऊंगी। तुम तो जानते हो ना कि कैसे हालात है मेरे घर के। अरे चांदनी, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे घर में तो ऐसी बहू लाऊंगी जो अकेले ही पूरा घर का काम संभाल लेगी और तेरे बेटे को भी सीधा कर देगी। बस मुझ पर तू विश्वास रख। अब चांदनी अपनी बहन पर विश्वास कर लेती है और बिना कोई जांच पड़ताल किए अपने बेटे रमेश की शादी खुशबू नाम की लड़की से करवा देती है। खुशबू दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी थी। पर ये क्या, खुशबू अपने साथ अपना सामान ना लाकर अंडों की पेटियां लेकर आती है और साथ में कुछ मुर्गियां भी। अरे बहू, तू अपने साथ कोई सामान लेकर नहीं आई है? मेरी दीदी ने तो कहा था कि तू बहुत अमीर है और दहेज में बहुत सारा सामान लेकर आएगी। तू तो सिर्फ ये अंडे और मुर्गा लेकर आई है। माँ जी, मैं अब चलता फिरता अपना बिजनेस लेकर आई हूँ और आप दहेज की बात कर रही हो। आपकी बहन ने आपको नहीं बताया क्या कि मैं अंडे देने वाली के नाम से फेमस हूँ? यही तो वजह थी कि कोई मुझसे शादी नहीं कर रहा था। पर जब रमेश ने शादी के लिए हाँ कही तो मैंने भी इस शर्त पर शादी के लिए हाँ कर दी कि आप मेरे काम में दखल नहीं दोगी। क्या? अंडे देने वाली? इसका मतलब ये अंडे तूने दिए हैं बहू? अरे नहीं माँ जी, भला कोई इंसान अंडे दे सकता है क्या? अरे अंडे तो मेरी मुर्गियाँ देती है। बस मेरा बिजनेस अंडे देने वाली के नाम से, सब मुझे इसी नाम से जानते हैं। और देखो, अब तो मैं घर के बाहर भी पोस्टर लगा चुकी हूँ ताकि कल से मेरे घर पर यहाँ पर भी अंडे लेने वालों की भीड़ जमा हो जाए। वैसे भी माँ जी, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इतना बोलकर खुशबू अपने सारे अंडे घर में रखवा देती है। चांदनी एक शाकाहारी औरत थी। अपने घरों में अंडे का व्यापार देखकर उसका सर घूमने लगता है और वो अपनी बहन से इस बात के लिए नाराज हो जाती है। दीदी, तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं शाकाहारी हूँ
और तुम मेरे सर पे ये अंडे देने वाली बहू लेकर आ गई हो। अब ये बहू घर में रहेगी नहीं, खुद तेरी बहू देती है। अरे ये तो उसका बिजनेस है और बिजनेस तो बिजनेस होता है। वो लोगों के घर में जाकर अंडे ही तो देती है। पर तेरा बेटा तो कुछ भी नहीं करता। सोच, क्या पता बहू के साथ रहकर तेरा बेटा भी काम करने लग जाए। और वैसे भी तेरी बहू भी तो अंडे नहीं खाती ना, पर फिर भी यह अंडे देती है। जहाँ तक मुझे पता है अंडा तो शाकाहारी ही होता है। दीदी, खुद को साबित करने के लिए ना कुछ भी मत बोलो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैंने आप पर विश्वास किया और अंडे देने वाली बहू को घर में ले आई। अब बेचारी चांदनी कर भी कह सकती थी, वो सिर्फ अपना सर पीटती रह जाती है और अपनी बदकिस्मती को कोसती रहती है। अब अगले दिन जब चांदनी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी बहू घर में नहीं है। अपनी बहू को घर में ना पाकर वो डर जाती है और आसपास के लोगों से अपनी बहू के बारे में पूछने लगती है। बहन, क्या तुमने मेरी बहू को कहीं देखा है? कल ही मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी और आज मेरी बहू लापता हो गई है। चांदनी बहन, तुम्हारी बहू की तो मुंह दिखाई भी नहीं हुई है। भला फिर मैं कैसे बताऊं मैंने तुम्हारी बहू को देखा या नहीं। अब घबराती हुई चांदनी आगे रोड पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू हर दुकानदार को जाकर अंडे दे रही है। चाचा जी, यही पास में मेरा घर, और मुझे तो आप जानते होंगे ना, मैं खुशबू अंडे देने वाली। मेरे अंडे बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल ताजे ताजे। और एक राज की बात बताऊं मैं आपको, देसी अंडे दूंगी मैं, वो भी औरों के दाम से थोड़ा सस्ता। अपनी बहू को दुकानदारों को अंडा देता देख चांदनी को याद आता है कि उसकी बहू अंडे देने वाली है, जिसका बिजनेस है। अब चांदनी घर जाती है और जब खुशबू घर आती है तो चांदनी उसे उसके इस काम को ना करने की सलाह देती है। देख बहू, तू अपने शहर में अंडे देने वाली के नाम से फेमस है और यहाँ कोई तुझे नहीं जानता कि तू अंडे देने का काम करती है। इसीलिए ये बिजनेस छोड़ कर ना कुछ और कर ले, ताकि मेरा बेटा भी तेरा हाथ बटा सके। माफ करना माँ जी, अपने घर वालों और समाज से लड़कर मैंने ये काम शुरू किया था, इसलिए अब आपके कहने पर मैं ये काम रोक नहीं सकती। अगर आपको मेरे अंडे देने से इतनी प्रॉब्लम है तो आप इस घर से जा सकती हैं। क्या कहा तूने कि मैं इस घर से चली जाऊं? ये मत भूल कि ये मेरा घर है। चांदनी अपनी बहू पर गुस्सा होती है, पर खुशबू अपनी सास की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और खुशबू अंडे देने वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। अरे चांदनी बहन, तुम्हारी ही बहू अंडे देने का काम करती है ना, उसको बोलो ना हमारे घर में भी अंडे दे दिया करे। चांदनी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चांदनी के घर पर कुछ कर्जदार आते हैं। अरे चांदनी बहन, तुम्हारा बेटा निकम्मा ही बैठा रहेगा। चुपचाप से हमें हमारे पैसे दे दो। अगर तुमने इस महीने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देंगे। भूलना मत, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए तुमने अपना घर हमें बेच दिया था और उस दिन के बाद से आज तक तुम अपने ही घर में किराए पर रह रही हो। कर्जदारों की धमकी सुनकर खुशबू बाहर आती है और कर्जदारों के हाथों में अंडा देकर उनसे कहती है, माँ जी का बेटा भले कोई काम नहीं करता, पर उनकी बहू का अंडे देने का बिजनेस है। अंडे तो तुम खाते होगे, इसीलिए संडे हो या मंडे जब दिल करे आकर मुझसे ले जाना अपने अंडे। अपना एड्रेस बता दो, मैं ही आकर अंडे दे दिया करूंगी, या फिर बदले में तुम्हें भी इस घर का किराया माफ करना होगा। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सर पर इतने अंडे फोड़ूंगी कि कौन सा दिन चल रहा है ये भूल जाओगे। इतना बोलकर खुशबू अब तक जितना भी किराए का पैसा बना था वो सारे कर्जदारों को दे देती है। अब चांदनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी अपनी बहू को अंडे देने के काम को बंद करने के लिए नहीं कहती।